हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग भरने वाले हैं एएनएम सेकेंड ईयर का जो केस बुक होता है। केस बुक जो होता है यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से ही आप लोग को मिलता है। तो ये हम आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस केस बुक को भरा जाता है। देखिए, ये मैंने कवर लगाया हुआ था, तो इसी तरीके से आपको भी इसकी कवर चढ़ाना पड़ेगा, तभी जो बुक होती है ना वो अच्छी दिखती है। ये बात करते हैं हम। चलिए, कवर को आपको दिखाने के लिए हटा दिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट पेज। तो देखिए, जो फर्स्ट पेज रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। 1 सेकेंड। ऊपर लिखा रहेगा यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगाना है, जैसे कि मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि आपको अपना नाम डालना है, आपको क्लास में एएनएम सेकेंड ईयर लिखना है। नेम ऑफ़ द इंस्टीट्यूट, तो आपको इंस्टीट्यूट का जो नाम है आपकी वो लिखना है। जैसे कि मेरे इंस्टीट्यूट का नाम झुनझुनवाला था, तो मैंने झुनझुनवाला इंस्टीट्यूट लिखा। फिर एड्रेस जो है वो जो इंस्टीट्यूट का एड्रेस है वही डालना है। फ़ोन नंबर डालना है आप लोगों को, फिर कोड नंबर डालना है। फिर उसके बाद इनरोलमेंट नंबर, इनरोलमेंट जो नंबर होता है वो आपके कॉलेज से ही मिलता है। तो आपके कॉलेज वाले क्या करेंगे, वो आपको इनरोल नंबर बताएंगे। उसके बाद बात आती है कि रोल नंबर की। तो रोल नंबर जो होता है वो आपको अभी नहीं डालना रहता है, जो आपके कॉलेज में मिला रहता है रोल नंबर वो नहीं डालना रहता, बल्कि ये रोल नंबर जो आपको मिलता है एग्ज़ाम टाइम में तो वो डालना रहता है। तो इस वजह से इसको आपको कॉलम को खाली ही रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, मदर का नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, आपकी जितनी भी डेट ऑफ बर्थ है उसकी लिखनी है। फिर एज लिखना है, एज उस टाइम पे आपका कितना हुआ है वो लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस जो है आपका वो लिख देना है। फिर मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद जो नीचे की बात करें, नीचे एक सिग्नेचर आपको खुद करना है। नीचे कॉलम दिया हुआ है, एक सिग्नेचर आपके टीचर का होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पेज की। उसके बाद इधर देखिए, एक सिग्नेचर प्रिंसिपल का होगा। उसके बाद जब आप केस बुक पूरा भर लेते हैं तो फिर उसके बाद प्रिंसिपल का सिग्नेचर होता है, और इधर जो है आपकी नर्सिंग ट्यूटर जो है उनका भी सिग्नेचर होता है। देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से हमारा केस बुक रहता है। ठीक है, इस तरीके से सिग्नेचर जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उनका भी होता है। उसके बाद प्रिंसिपल का सिग्नेचर होता है। उसके बाद आपकी जो क्लास टीचर हैं उनका सिग्नेचर होता है, और इसके बाद जो एग्जामिनर आए हुए रहते हैं उस टाइम पे उनका भी सिग्नेचर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सिग्नेचर होता है। अब फर्स्ट 6 मंथ, तो फर्स्ट 6 मंथ में आपने कितने काम को किया है उसके लिए आपको ये मिलता है बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपको केस बुक को ये भरना है। देखिए, सबसे पहले नेम ऑफ हॉस्पिटल, जैसे कि आपका किस पीएचसी सब सेंटर चिकित्सालय, मतलब आपका जो हॉस्पिटल है वो कौन सा था, पीएचसी था या फिर सब सेंटर था या फिर क्या था। मेरा तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, तो यहाँ पे मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डालना है। ठीक है, मैंने जहाँ पे किया था वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डालना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, देखिए क्या होता है कि आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक डायरी बनानी रहती है। आप कितने पेशेंट को देखे हैं वो डायरी आपके पास होनी चाहिए। तो वो डायरी जब आप बनाए रहते हैं तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ़ मदर, एजुकेशन क्या है उनकी, हस्बैंड का क्या नाम है, जैसे कि वहाँ पे एक बनती है जो पर्ची, उसमें सब कुछ लिखी रहती है। तो उसी तरीके से आपको भी क्या करना है, जब आप हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लगे तो वहाँ पे एक डायरी बना लीजिए, जिससे कि आपको आसानी हो बाद में कि केस बुक भरने में। तो वही जो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है उसको आपको लिखना है। वार्ड क्या था, एएनसी था, मतलब एंटीनेटल एग्जामिनेशन पहले आपने किया है। एंटीनेटल एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है कि प्रसव पूर्व देखभाल, तो एएनसी था। नेम ऑफ मदर, मदर का क्या नाम था, तो मदर का नाम प्रेमलता मान लो था। एज उनकी कितनी थी वो लिखनी है। एजुकेशन उनका क्या था वो लिखना है। ऑक्यूपेशन उनका क्या था, वो हाउसवाइफ थी, तो मैंने हाउसवाइफ लिखा। हस्बैंड का क्या नाम था, अमित था। इस तरीके से एज उनकी लिखनी है हस्बैंड की। फिर एजुकेशन उनकी क्या थी, मतलब हस्बैंड की क्या एजुकेशन थी उसको लिखना है, और उनका ऑक्यूपेशन क्या है तो वो फार्मर है। पीरियड ऑफ गेस्टेशनल, मतलब गर्भावस्था की जो अवधि है उनकी कितनी दिन की हुई है उस टाइम जब आप वहाँ थे, तो कितने वीक की थी, तो 36 वीक की थी। फिर उसके बाद क्या है, ग्रेविडा, गर्भवती, मतलब कि वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई हैं, तो वो 3 बार प्रेग्नेंट हुई थी, तो मैंने G3 लिखना है इसमें। फिर उसमें क्या लिखना कि समय से जन्म, मतलब समय से क्या जो बच्चा हुआ था वो समय से जन्म हुआ है, तो आपको लिखना है यस। अगर हुआ है यस लिखना है, नहीं हुआ है तो नो लिखना है। फिर इसका कहने का मतलब है कि समय से पहले जन्म या फिर समय से पहले बच्चे का जन्म हो गया है तो नो, तो यहाँ पे नहीं लिखना है। देखिए, जो बच्चा होता है जब
32 से 38 वीक के अंदर जब वो क्या करता है कि बच्चे का जन्म हो जाता है तो हम कहते हैं कि समय से जन्म हुआ है। जब 32 वीक के बाद किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम कहते हैं कि ये समय से पहले इसका जन्म हो गया है। तो ठीक है, यही लिखना है। फिर एबॉर्शन, क्या उनका एबॉर्शन हुआ है? तो अगर हुआ है तो यस डालेंगे, नहीं हुआ है तो नो डालेंगे। जैसे कि मेरे केस में क्या था कि वो जो लेडी थी उसका एबॉर्शन नहीं हुआ था तो मैंने नो डाला है। फिर बात करते हैं कि बच्चा क्या जीवित था या मृतक था। तो अगर बच्चा जीवित है तो यस लिखना है और अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो नो लिखना है। उसी तरीके बात करते हैं कि मृतजन मतलब बच्चा मरा हुआ नहीं है तो नो लिखना है। एलएमपी, तो एलएमपी आपको लिखना है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब उसको कब आया था, तो वो आपको डेट लिखनी है 4/4/2021 को, जैसे कि उसका एलएमपी जो मेरे केस में था वो ऐसा आया था। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये देखिए मेरी जो केस डायरी है इसको मतलब मैं एएनएम कंप्लीट मेरी हो गई है तो इस वजह से ये 2021 का मेरा केस बुक है। तो इस वजह से 2022 में मैंने ये नोट किया था, मैं मेरी हॉस्पिटल में जब ड्यूटी लगी थी तो इस वजह से ये थोड़ा पुराना है। फिर उसके बाद क्या है कि ईडीडी, तो जन्म की प्रत्याशित तिथि मतलब कि बच्चा कब जन्म हुआ, उसका जो प्रत्याशित तिथि दी गई थी किस दिन बच्चे का जन्म हुआ। तो देखिए मेरे केस में क्या था कि 11 तारीख को और 1 जनवरी को बच्चे का जन्म हुआ 2022 को, तो मैंने ये लिखा। फिर उसके बाद उसका एड्रेस क्या है, तो मतलब ये एड्रेस आपको हॉस्पिटल का नहीं लिखना है, ये जो एड्रेस है आपको लिखना है महिला कहाँ की है। तो महिला जो है वो अयोध्या की थी, कोतवाली नगर की, तो मैंने वो एड्रेस डाल दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे की। अब देखिए बात करता है कि जैसे कि उसके 3 बच्चे हो चुके थे, ठीक है, 3 बच्चे ऑलरेडी हो चुके थे, तो वो किस तरीके से ये केस बुक भरना है आगे का। तो देखिए ये सही लगाने का मतलब ये होता है कि जीवन जो पहला बच्चा हुआ था वो प्रसव का दिनांक क्या था, मतलब आपको इतना तो पूछने नहीं जाएंगे कि प्रसव का दिनांक क्या था, तो उसमें सही टिक लगा दिया जाता है। फिर प्रसव की प्रकृति, मतलब प्रकृति सही अगर है तो मतलब सही का निशान मतलब सही है, अच्छी इस तरीके से थी। प्रसूति काल की प्रकृति वो भी अच्छे तरीके थी, इस वजह से सही लगाना है। गर्भपात हुआ था कि नहीं हुआ था तो नो लगाना है। उसी तरीके से जीवित या मृत या जन्म क्या है, तो इसमें आपको जीवित पे लगा देना है, मतलब सही अगर आप लगा रहे हैं तो जीवित है और अगर आप गलत कर रहे हैं तो मृत है। लिंग क्या थी, जो बच्चा हुआ था वो लिंग क्या था, देखिए यहाँ मदर के बारे में लिखना है और यहाँ चाइल्ड के बारे में है। तो जो लिंग था बच्चे का वो फीमेल थी। जन्म के समय वजन क्या था, तो इसमें सही का मतलब है कि सही था कि 2.5 से 3.5 किलो के बीच में था वो। डेवलपमेंट माइलस्टोन वो भी सही था। टीकाकरण हुआ है कि नहीं, हाँ वो भी हुआ है, तो इस वजह से सही का टिक लगा है। अब हम बात करते हैं कि मतलब ऐसे दूसरे में भी हुआ, दूसरे में जो उसको बेबी हुआ था वो मेल हुआ था, तो यहाँ पे मेल लिखना है। उसके बाद G3 मतलब जो आप जिस टाइम पे प्रेजेंट थे, जो बच्चा हुआ तब आप प्रेजेंट थे, तो उसके बारे में पूरा लिखना है। तीसरा जो बच्चा था वो कब हुआ, तो 2 तारीख 2022 को वो हुआ। डेट दी गई थी 11 को, लेकिन हुआ 2 तारीख 2022 को। फिर उसके बाद क्या होता है कि पूर्ण अवधि या अपरिपक्व था, नहीं वो पूर्ण अवधि था, इस वजह से यस लिखना है। फिर प्रसव की प्रकृति क्या थी, नॉर्मल थी। प्रसूति काल की प्रकृति क्या थी, नॉर्मल थी। गर्भपात हुआ कि नहीं हुआ है। फिर उसके बाद जीवित जन्म है, यहाँ सही है। उसके बाद मेल है और जन्म के समय वजन कितना था, तो ये जो बच्चा आपके सामने पैदा हुआ है उसके बारे में वजन भी लिखना है। तो आपका कितना वजन था, 3.009 केजी का वो बच्चा था। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। एक केस बुक मुझे लगता है मैं बता दूंगी आप लोगों को। देखिए मैं एक एंटीनेटल का बता दूंगी, एक पोस्ट नेटल का बता दूंगी, तो इसी तरीके से मैं जो भी अलग चीज़ें हैं फिर लेबर के दौरान मतलब एक केस बुक बता दूंगी आपको, तो आई होप आप लोग को भरने में आसानी होगी। प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, तो गर्भवती माता की वर्तमान हालत क्या है ये पूछ रहा है, तो इसमें आपको अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल लिखना है, एबनॉर्मल है तो एबनॉर्मल लिखना है। फिर उसके बाद क्या है कि जनरल हेल्थ कंडीशन फेयर पुअर डिफरेंट, मतलब सही सलामत है या ख़राब है या उदासीन है, तो मतलब नॉर्मल है। अगर सही सलामत है तो आपको सही सलामत पर टिक कर देना है। हाइट कितनी है वो लिखना है आपको, वजन उस टाइम पे कितना था वो लिखना है, हार्ट रेट कितना था, नॉर्मल था, आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं या फिर आप उसका हार्ट रेट चेक करेंगे, तो ये सब चेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मल ही लिख देना है। कंडीशन ऑफ टीथ वो भी नॉर्मल लिख देना है। रक्त की जो रक्त अल्पता होता है मतलब एनीमिया की अगर उसमें स्थिति थी तो आपको यस लिखना है, मतलब एबनॉर्मल लिखना है।
अगर नहीं थी तो नॉर्मल लिखना है। एडिमा मतलब स्वेलिंग है कि नहीं तो नो लिखना है। ब्रेस्ट जैसे अगर स्वेलिंग है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। ब्रेस्ट किस तरीके से उसके हैं, बिग हैं या छोटे हैं, वो लिखना है। बावल मूवमेंट मतलब मल त्याग जो है वो किस तरीके से है, नॉर्मल है या नॉर्मल है या फिर बार बार उसको मल त्याग की इच्छा हो रही है या फिर हो ही नहीं रहा है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो उसमें आपको एबनॉर्मल लिख देना है। ब्लैडर मूवमेंट अगर उसका जो यूरिन है वो पास आउट नहीं हो रहा है या फिर पास आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एबनॉर्मल लिखना है, और अगर सही सलामत है तो नॉर्मल लिखना है। वेजाइनल डिस्चार्ज मतलब कुछ भी वेजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है, अगर हो रहा है तो यस लिखना है, नहीं हो रहा है तो नो लिखना है। लेबर पेन जो है, प्रसव पीड़ा क्या है कि प्रसव पीड़ा क्या तब भी जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद भी प्रसव पीड़ा स्टार्ट है तो नो लिखना है, अगर स्टार्ट है तो हाँ लिखिए और नहीं स्टार्ट है तो नो लिखना है। फिर वाइटल साइन के बारे में भी पूछा जाता है इसमें, तो वाइटल साइन जो भी है, टेम्परेचर कितना था उस टाइम पे 98 था, पल्स रेट कितना था 68 था, रिस्पायरेशन रेट कितना था वो 18 था, फिर जो ब्लड प्रेशर है 120/80 है। तो ये सब चीज़ें आपको नोट करनी है, मतलब आप नोट किए रहते हैं वहाँ पे, तो आपको अपनी डायरी में से उतार लेना है। यहाँ पे उस महिला का वहाँ पे सब कुछ चेकअप हुआ रहता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि आप कहाँ से ये डाटा लाएंगे। फिर देखिए हीमोग्लोबिन जो था वो सब भी यहाँ पे लिखा जाता है। जब भी किसी वुमेन होती है, जब उसका लेबर प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उससे पहले क्या होता है कि हीमोग्लोबिन वगैरह भी टेस्ट करवाया जाता है, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन कितना है उस महिला का जिसका मैंने लिया हुआ था, तो 11 था हीमोग्लोबिन, और उसके बाद ब्लड ग्रुप उसका बी पॉजिटिव था। यौन रोग की जांच जो थी वो नहीं थी उसके अंदर, HIV वगैरह कुछ भी नहीं था। तो जब अगर कुछ भी उसके अंदर ऐसी जो कंडीशन है जैसे कि कोई भी सेक्सुअल डिजीज़ नहीं है तो उसमें आपको नील डाल देना है। फिर उसके बाद क्या अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन हुआ था, तो अगर हुआ है तो देखिए नॉर्मल सी बात है, आजकल तो सबका अल्ट्रासाउंड बिना होता ही नहीं है डिलीवरी, तो अल्ट्रासाउंड हुआ था कि नहीं, तो उसमें मेरे केस में तो हुआ था तो मैंने यस डाला। एनी अदर इन्वेस्टिगेशन अन्य जांचें यदि हो, तो जैसे कि देखिए बहुत सारी जांचें करवाती हैं लेडी लोग, जैसे कि KFT टेस्ट, LFT टेस्ट, तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करवाती हैं, तो अगर हुई है आपकी भी कंडीशन में तो आप यस डालिए, नहीं हुई है तो नो डालिए। अब बात करते हैं कि प्रसूति परीक्षण के दौरान क्या होता है कि एब्डोमेन का भी साइज़ लिया जाता है। जब प्रेग्नेंट लेडी जो होती है वो आती है तो उसके एब्डोमेन का भी साइज़ लिया जाता है। तो साइज़ कितना था, तो 38 सेंटीमीटर उस टाइम पे था उस लेडी का। शेप ऑफ एब्डोमेन, तो एब्डोमेन का आकार किस तरीके से था, तो वहाँ पे जो नर्सेस होती हैं वो आप लोग को बताती हैं कि ये जो है इसका देखो शेप इस तरीके से है, इसका शेप इस तरीके से है। बहुत हॉस्पिटल्स में नहीं भी बताती हैं तो आपको गोल लिख देना है। अगर आपके हॉस्पिटल में ऐसी कंडीशन नहीं हुई है, नहीं बताई हुई है कि किस तरीके से मतलब कितना उनका क्या है पेट का आकार, तो आपको यस गोल लिख देना है। फिर बात करते हैं कॉन्टैक्ट ऑफ पेट की रूपरेखा क्या थी, कॉन्टर ऑफ द एब्डोमेन, तो वो भी नॉर्मल थी तो नॉर्मल लिखना है। फिर स्किन चेंजेस मतलब त्वची बदलाव किस तरीके से थी, मतलब त्वचा में जो बदलाव आ ही जाते हैं तो वो था या नहीं था, तो अगर था तो यस लिखना है। नॉर्मल सी बात है, ये सबके स्किन में चेंज आना ही आना रहता है, तो आपको इसमें यस लिखना है। हाइट ऑफ फंडस, फंडस की ऊंचाई कितनी थी, तो मतलब वही साइज ऑफ एब्डोमेन को ही हम फंडस की ऊंचाई के नाम से जानते हैं, तो वो 38 सेंटीमीटर उसकी थी। एब्डोमिनल गर्द उदर की माप कितनी थी, तो वो भी 38 सेंटीमीटर ही लिखना है। फिर पोजीशन क्या था, पोजीशन में कभी वर्टेक्स पोजीशन होता है, कभी सिफेलिक पोजीशन होता है, तो बहुत सारे पोजीशन आप लोग अपने उसमें पढ़े ही हैं एनम सेकेंड ईयर में। तो जो भी पोजीशन होता है वो बताया जाता है वहाँ पे हॉस्पिटल में कि इस बेबी का जैसे देखिए वर्टेक्स पोजीशन रहता है तभी नॉर्मल डिलीवरी होती है, और अगर सिफेलिक पोजीशन या फिर कोई और पोजीशन रहती है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। तो आपको याद कर लेना है, अगर नॉर्मल डिलीवरी आपके केस में हुआ तो इसका मतलब वर्टेक्स पोजीशन उसका है। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस, फीटस का प्रेजेंटेशन क्या था, तो नॉर्मल था तो नॉर्मल लिखना है, मतलब वर्टेक्स पोजीशन को ही फेस जब वर्टेक्स होता है तो उसमें इसका मतलब रहता है कि जो फीटस है वो नॉर्मल ही है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है भ्रूण आवरण द्रव आयतन कितना था, इसका भी मतलब है कि नॉर्मल था। फिर उसके बाद प्रीवियस स्कर मतलब पिछला छत छिन्न जो है वो है या नहीं है, अगर था तो यस लिखना है और अगर नहीं था तो नहीं लिखना है। फिर उसके बाद अस्थायी निदान, अस्थायी निदान हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसके बारे में भी आपको यस या नो लिखना है। FHS मतलब फीटल हार्ट साउंड कितना था, फीटल हार्ट साउंड के बारे में भी आपको लिखना है। तो आपको फीटल हार्ट साउंड जो होता है वो भी बच्चे का देखा जाता है हॉस्पिटल में, तो 120 ब्रीथ पर मिनट था उसका, तो मैंने उतना लिखा है। इंजेक्शन जो TT
टीटी का इंजेक्शन है वो महिला को लगा है या नहीं, अगर लगा है तो यस लिखना है, नहीं लिखना है, नहीं लगा है तो नो लिखना है। आयरन एवं फॉलिक एसिड जो है वो भी महिला को मिली है या नहीं, अगर मिली है तो यस लिखनी है और अगर नहीं मिली है तो नो लिखनी है। तो इस तरीके से हो गया हमारा थर्ड पेज खुल चुका है। थर्ड पेज में भी लिखना रहता है रिकॉर्ड ऑफ प्रीनेटल विजिट, जन्म की पूर्व यात्राओं का रिकॉर्ड। तो आपने विजिट कब किया था, डेट ऑफ विजिट, तो ये डेट आपको डालनी है। गर्भधारण काल के सप्ताह क्या थे, वो 36 था, जैसे कि आपने आगे जो लिखा था वही सब चीज़ें इसमें भी लिखनी रहती हैं। गर्भाशय की ऊंचाई कितनी थी, तो इतनी थी। स्थिति क्या थी, नॉर्मल थी। प्रसूति मतलब प्रस्तुति कैसी थी, प्रेजेंटेशन क्या था। अगर वर्टेक्स पोजीशन है तो मैंने बताया वो नॉर्मल होता है, बाकी सारे जो पोजीशन होते हैं वो एबनॉर्मल की कंडीशन में आते हैं। फिर जो वाइटल साइन है, वाइटल साइन के बारे में लिखना है, ये महिला का वाइटल साइन लिखना है, ठीक है। तो महिला का जो वाइटल साइन आपने आगे भी देखा था, यही सब चीज़ें थी, तो वही सब चीज़ें यहाँ भी लिखनी है। माँ का टीकाकरण के बारे में है, आपने पहले ही देखा कि माँ के टीकाकरण के बारे में, टीटी के इंजेक्शन के बारे में वहाँ जिक्र आगे हुआ था। तो यहाँ भी डन हुआ है तो हाँ पे लिखना है, अगर नॉट है, नहीं हुआ है तो इस पर टिक मारना है। जो यौन परीक्षण मतलब वेजाइनल एग्जामिनेशन अगर हुआ है तो इस पर डन यस पे लिखना है, अगर नहीं हुआ है तो इस पर क्लिक करना है, मतलब इस पर सही का निशान लिखना है। शिशु की धड़कन के बारे में भी लिखना है कि उस टाइम पे शिशु की धड़कन क्या थी जब जन्म से पूर्व आप गए थे रिकॉर्ड लेने। तो मतलब डॉपलर से क्या किया जाता है कि देखा जाता है फीटल हार्ट साउंड, तो इस वजह से आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, या फिर फीटोस्कोप से भी आप कर सकते हैं या फिर डॉपलर से भी कर सकते हैं। अब देखिए बात आती है कि रिमार्क। रिमार्क में भी कुछ लिखना रहता है। शादी से पहले कोई बीमारी नहीं थी, शादी के बाद भी कोई बीमारी नहीं थी। फिर कैल्शियम मतलब थोड़ा सा आपको लिखना रहता है। चिकित्सकीय उपचार के बारे में भी लिखना है कि आपने क्या क्या चिकित्सकीय उपचार उस महिला को दिया गया। तो कैल्शियम दिया गया, आयरन, फॉलिक एसिड, इंजेक्शन, टीटी डोज, ये सब दिया गया था। पौष्टिक आहार मतलब स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में भी बताया जाता है कि आपने क्या क्या पौष्टिक आहार देने के बारे में उस महिला को बताया है। तो पौष्टिक आहार के बारे में हमने बताया जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, मीट, मछली, दूध, अंडे, भारी वस्तु ना उठाएं, जैसे कि मीट, मछली, अंडे, दूध। मीट मछली वैसे नहीं खाना चाहिए। फिर और भारी वस्तुओं को नहीं उठाना है, जीने पर नहीं ज़्यादा चढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है। ये हमने उनको स्वास्थ्य शिक्षा दी हुई थी। फिर बात आती है नीचे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना रहता है। यहाँ सिग्नेचर ऑफ नर्सिंग ट्यूटर, यहाँ जो आपकी नर्सिंग ट्यूटर रहती हैं उनका सिग्नेचर यहाँ पे होता है। अब देखिए हमारा ये केस नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। केस नंबर 2 जो होता है वो स्टार्ट होता है, उसमें भी बाकी चीज़ें ऐसी ही रहती हैं कि इसी तरीके से भरना रहता है। सो आई होप आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो देखिए जो ये केस बुक है वहाँ पे 90 पेज से आपके स्टार्ट होते हैं, यहाँ तक 90 पेज तक आपको सेम ही भरना है जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद जो 90 पेज के बाद की स्थिति आती है कंडक्टिंग नॉर्मल डिलीवरी, प्रसूति केस किया जाती है। तो इसमें भी केस नंबर 1 है, तो इसको मैं अगले वीडियो में बताऊँगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें भरी जाती हैं। तो इसमें थोड़ा अलग रहता है, यहाँ तक तो सेम ही रहता है। बात आती है कि यहाँ पे पार्टोग्राफ भी भरना रहता है कि किस तरीके से पार्टोग्राफ को आप भरेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी बहुत सारे ऐसे 90 पेज के बाद थोड़े पेज के बाद केस जो है वो अदर केस आ जाते हैं, अदर तरीके से करना है। तो अभी पहले आप लोग इतना एंटीनेटल वाला भरिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इस तरीके से आगे का प्रोसेस करना है आपको। थैंक यू।